मुझ में जो और जितना उजाला तथा ऊष्मा है वह मेरे पिता श्री सुंदरलाल बहुगुणा की देन है। और मुझ में जो धुआं और जो अंधेरा है वो मैंने स्वयं अर्जित किया है। होश संभालते ही मैंने पाया कि वह अन्य पिताओं से भिन्न है। वह प्रायः अपनी यात्राओं या अपने कार्यक्रमों के सिलसिले में घर से दूर रहते थे, लेकिन जब भी घर आते तो सब्जियों की निराई गुड़ाई, बागवानी अथवा खेत खोदने जैसे श्रमजन्य कार्यों में लीन रहते थे, जिन कार्यों से दूसरे सफ़ेदपोश या पढ़े लिखे लोग दूर भागते हैं। तो मुझे थोड़ा उनको देखकर आश्चर्य होता था कि जहाँ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी उस ज़माने में जो लोग थे, 10वीं या 12वीं, तो ये चाहते थे कि उनके हाथ में हमेशा कलम, किताब, कॉपी, फाइल रहे, उन्हें लिखने पढ़ने का अथवा बोलने का काम दिया जाए। लेकिन मेरे पिता उच्च शिक्षित होने के बाद भी मेहनत, खेती किसानी के कामों में हाथ बटाते थे, उनमें रुचि लेते थे। भले ही पूरे देश में तब तक उनका नाम प्रसारित हो चुका था और पूरे देश में उन्हें व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता था। देश विदेश की कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपते थे, लेकिन इसके बावजूद वो जो श्रमजन्य कार्य हैं, हाथ से की जाने वाली मेहनत के कार्य हैं, चाहे गाय चराना हो, जंगल से लकड़ी लाना हो, खेतों की निराई गुड़ाई करनी हो, वो इनमें अपना पूरा समय देते थे। समय मिलते ही वो हम भाई बहनों और अन्य बच्चों को देश और दुनिया की ताज़ा घटनाओं से अवगत कराते थे। वो सामयिक घटनाओं के प्रति सजग रहते थे तथा उनके प्रति हमें भी सूचित रखते थे। हमारे घर में शायद 1962-63 में रेडियो आ गया था, क्योंकि उन्हें रेडियो पर समाचार सुनने का और रेडियो पर दूसरे कार्यक्रम सुनने का बड़ा चाव था, और वो बड़े चाव से कम दिन में 2-3 बार रेडियो पर समाचार सुनते थे। तो उस समय, उस ज़माने में हमारे घर में जब रेडियो आया तो आसपास के पूरे इलाके में शायद रेडियो नहीं रहा होगा, तो उसे सुनने तो क्या, उसे देखने लोग आते थे। और जो अन्य धनाढ्य लोग थे हमारे इलाके के, चाहे नौकरी पेशा हों, चाहे ठेकेदार वर्ग के लोग हों, तो उनके घर में सुविधाओं की, विलास की या प्रतिष्ठा की दूसरी चीज़ें आती थी। मसलन कोई पलंग ले आया, किसी ने अपने मकान की एक मंजिल और बना दी, कोई अच्छे कपड़े ले आया। लेकिन मेरे पिता एक रेडियो ट्रांजिस्टर लाए, जो एक अलग चीज़ थी, विरल चीज़ थी। और वो जो दुनिया की, देश की सामयिक घटनाएं हैं, उनसे तो हमें अवगत कराते थे, लेकिन इसके अलावा अपने अतीत से, अपने इतिहास से, अपने देश के और अपने इलाके के इतिहास से भी हमें परिचित करवाते थे। उन्होंने अपने संस्मरणों में मुझे बताया कि किस तरह वो अपनी माँ के दुलारे थे, और जब वो 13 साल के थे तो चूंकि वे क्यूरियस, एक जिज्ञासु बालक थे, तो उन्हें टिहरी में एक विचित्र वेशभूषा वाले व्यक्ति दिखे। उन्होंने धोती कुर्ता, एक जवाहर कट, वास्कट और एक सफ़ेद टोपी पहनी थी। तो दूसरे लोगों की ये पोशाक नहीं थी। जो जन सामान्य था वो तो लंगोटी यानी एक फटा कुर्ता पहनता था, और जो राज दरबारी लोग थे, दरबार के अधिकारी या कर्मचारी, उनकी पोशाक थी अचकन और पगड़ी। तो मेरे पिता ने देखा कि विचित्र वेशभूषा वाला आदमी कौन है, तो उसके पीछे पीछे वो चल पड़े। और उन्होंने कहा, भाई ये तुम्हारा, हाथ में उनके चरखा था उस व्यक्ति के, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा जादू का पिटारा है? तो उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। तो फिर उन्होंने चरखा काट के मेरे पिता को दिखाया। वो श्रीदेव सुमन थे, जो 13 साल की उम्र में मेरे पिता को मिले, और उनके बाल मन पर श्रीदेव सुमन की गहरी छाप पड़ी, और उसके बाद से ही उनका जीवन, उनके जीवन की दिशा परिवर्तित हो गई। मेरे पिता ने मुझे बताया कि श्रीदेव सुमन ने उनसे पूछा कि भाई तुम बड़े होकर क्या करोगे पढ़ लिख कर? तो मेरे पिता ने कहा कि मैं दरबार की सेवा करूंगा। ये उस समय की यही परंपरा थी कि पढ़ लिख कर लोग यही करते थे। मेरे दादा खुद दरबार के बड़े अधिकारी थे, वो फॉरेस्ट अफसर थे, तो हमारा पूरा राजभक्त परिवार था। तो मेरे पिता ने एक बड़ा स्वाभाविक सा जवाब दिया श्रीदेव सुमन को
कि मैं बड़ा होकर दरबार की सेवा करूँगा। इसी बीच में वहाँ एक लंगोटी पहने, मैले कुचले कपड़े पहने, सर पर एक गट्ठर उठाए, बोझ उठाए, एक ग्रामीण वहाँ से गुजरा। तो श्रीदेव सुमन ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि भाई फिर इनकी सेवा कौन करेगा? तो मेरे पिता ने कहा कि इनकी सेवा भी मैं करूँगा। तो सुमन ने कहा कि भाई एक आदमी के दो भगवान नहीं हो सकते हैं, या तो तुम दरबार की सेवा करो या फिर इन्हीं जो दबे कुचले दरिद्र नारायण हैं इनकी सेवा करो। तो मेरे पिता ने कहा ठीक है, मैं इन्हीं की सेवा करूँगा। और उस दिन से उनका जीवन परिवर्तित हो गया और हमारे राजभक्त परिवार में बड़ी खलबली मची कि जब वो खादी के कपड़े पहन के घर पहुँचे और अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने लगे। गांधी की, टॉलस्टॉय की, प्रिंस कोपटकन की, ये किताबें पढ़ने लगे। 13 साल का बच्चा ये किताबें पढ़ रहा है, तो बड़ा आश्चर्य उन पर हुआ। तो उनके जो मामा थे वो राजभक्त थे, तो वो उससे बड़े भयभीत हुए और बड़े चिंतित हुए कि भाई ये बच्चा किस दिशा में जा रहा है, हमारा परिवार तो राजभक्तों का परिवार है। तो उनसे कुछ नाराज भी होते थे, कुछ भयभीत भी रहते थे, कुछ आशंकित भी रहते थे। लेकिन मेरी जो दादी थी, कहते हैं कि माँ अपने बच्चे के भविष्य को पढ़ लेती है। तो मेरी दादी ने कहा कि चाहे कुछ भी तुम लोग कहते रहो, लेकिन मेरा सुंदरलाल एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो लोगों ने मजाक में कहा कि कितना बड़ा आदमी, क्या राजा से भी बड़ा? तो उन्होंने कहा कि अरे राजा को तो यहीं गढ़वाल में जानते हैं, इसको सारी दुनिया जानेगी। और वो बात उनकी कालांतर में सही साबित हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए और उन्होंने कहा कि मैं सुंदरलाल बहुगुणा से मिलना चाहता हूँ। तो इस तरह से मेरी दादी की कही बात उस समय सत्य हुई, ये संस्मरण मेरे पिता ने मुझे सुनाए हैं। मेरी स्कूली शिक्षा को लेकर जब प्रश्न आया कि भाई कहाँ पढ़ेगा, तो उनके अनेक मित्र जो धनाढ़ मित्र थे, प्रभावशाली थे, उन्होंने कहा कि भाई अपने खर्चे पर इसको, राजीव को, हम किसी नामी गिरामी अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं। लेकिन मेरे पिता ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया और उन्होंने कहा कि भाई जहाँ सारे लोगों के, सामान्य लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहीं मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। यद्यपि मेरे पिता हम सब भाई बहनों की शिक्षा को लेके अत्यधिक सजग और गंभीर थे, लेकिन वह इस बात पर भी दृढ़ मत थे कि जैसे और जिस तरह के स्कूलों में उत्तराखंड के दूसरे सामान्य लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, हमें भी उसी तरह उन्हीं स्कूलों में पढ़ना चाहिए। इस तरह मेरी जो तालीम है वो 5वीं तक तो हमारे आश्रम में हुई, जो हमारा आश्रम मेरे पिता ने खोला था। और उस आश्रम में गरीब अमीर सभी लोगों के बच्चे पढ़ते थे। कुछ वहाँ रहते भी थे, जो सर्वोदय कार्यकर्ताओं के बच्चे थे वहाँ रहते थे, बाकी दिन में गाँव से आते थे। तो मेरी 5वीं तक की शिक्षा वहीं हुई। और उसके बाद हमारा जो वो 5वीं तक का शिक्षण था आश्रम पद्धति का, तो उसमें थोड़ा अलग हटके था। उसमें जो सामान्य किताबें हैं वो तो पढ़ाई जाती थी, लेकिन जो गांधी जी ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया था उसके अनुसार भी हमें चलना होता था। कि जैसे किताबों के अलावा गाय चराना, बागवानी, सफाई, कताई, बुनाई, दूसरी जो मेहनत के काम हैं ये हमें करने होते थे। ये हमारे कोर्स में शामिल था। और उस कथित सामान्य विद्यालय में पढ़ने से मुझे फ़ायदा हुआ कि छोटी उम्र में ही मुझे दुनिया भर के विद्वानों की किताबें पढ़ने को मिल गई। जो गांधी जी ने, विनोबा भावे ने, इन लोगों ने बच्चों के लिए जो किताबें लिखी थी, तो किताबें पढ़ने का हमें मौका मिला। मेरी शिक्षा इस तरह से मेरे पिता के निर्णय के अनुसार सामान्य से हटकर हुई, लेकिन वो संपूर्णता ली हुई शिक्षा थी, जिसका फ़ायदा मुझे अपने जीवन में कालांतर में मिला। उनके इस संकल्प के कारण मेरी प्राथमिक शिक्षा से लेकर और एमए तक की पढ़ाई उत्तराखंड के ही सामान्य स्कूलों और कॉलेजों में हुई। टाट पट्टी से कुर्सी वाली क्लास में मैं पहली बार तब गया जब मैं कॉलेज में पहुंच गया, अन्यथा 12वीं तक हम किसी पेड़ के नीचे टाट पट्टी बिछा कर ही पढ़ते थे, कि जैसे उस समय उत्तराखंड के दूसरे स्कूल या दूसरे विद्यालय चलते थे। लेकिन उनका ये जो सूझबूझ भरा निर्णय था कि हम सामान्य स्कूलों में पढ़ें, तो उससे हमें समाज का जो जंगम विद्यापीठ है, जिसे कहना चाहिए कि लाइव यूनिवर्सिटी, उसमें अध्ययन का अवसर मिला। अन्यथा जो किसी विशिष्ट स्कूल में मैं पढ़ता, किसी बड़े सो कॉल्ड अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता, तो मुझे सारी चीज़ें वहाँ देखने को, सीखने को न मिलती,
जिस तरह से धूप बारिश में भीग कर तप कर मजबूत बना, और बाद में जब मैंने पत्रकारिता के रूप में अपना करियर शुरू किया, तो किसी भी कठिन परिस्थिति में मैं घबराता नहीं था, बल्कि उस कठिन परिस्थिति को मैं टैकल कर लेता था, हैंडल कर लेता था, उससे पार पा लेता था। उसकी वजह यही रही कि मेरी शिक्षा दीक्षा कठिन परिस्थितियों में रही। जब मैं छठी क्लास में जाता था तो 4 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था पढ़ने के लिए, और वहाँ बीच में एक बरसाती नाला पड़ता था जिसमें कई बार लोग बह भी जाते थे, लेकिन हम उसको पार करके जाते थे। इस तरह से एक साहस का, जोखिम उठाने का, जीवन में जो खतरे हैं प्रकृति के, उनसे मुकाबला करने का हम में मादा आया। मेरे पिता अपनी आजीविका के लिए स्वतंत्र अंशकालिक पत्रकारिता से जो उनकी कमाई होती थी उसी पर आश्रित रहे। उन्होंने कभी न तो एक दिन कहीं नौकरी की, और न कभी सरकार से या किसी अन्य संगठन से कोई अनुदान लिया। मुझे याद पड़ता है कि एक बार उनके एक विदेशी मित्र हमारे आश्रम में आए। कुछ दिन वो वहाँ रहे, वहाँ देखा, परखा, और जब जाने लगे वो विदेशी मित्र, तो मेरे फादर को कुछ डॉलर वो देने लगे। तो मेरे पिता ने कहा, सोचा कि शायद ये खाने के पैसे दे रहा है। तो उन्होंने कहा, भाई खाने के तो पैसे पड़ता नहीं है, जो तुमने खाया है उसका तो हमने तुमसे मेहनत करवा ली। वहाँ का ये नियम था हमारे आश्रम का कि चाहे वहाँ कोई राजदूत आए, चाहे मंत्री आए, या कोई भी वीआईपी आए, उसे कुछ ना कुछ मेहनत का काम करना है, अपनी थाली तो खुद धोनी है ही है। उन्होंने कहा, भाई जो तुमने खाना खाया उसके तो तुम मेहनत यहाँ कर चुके हो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, ये तो मैं पेड़ लगाने के लिए आपको पैसे दे रहा हूँ। तो मेरे पिता ने कहा कि पैसे से पेड़ थोड़ी लगते हैं। पैसे से अगर पेड़ लगने होते तो दुनिया तो अब तक कब की हरी भरी हो चुकी होती। पैसे से पेड़ नहीं लगते, बल्कि पैसे के लालच के कारण पेड़ों का विनाश होता है। उनकी जो पत्रकारिता से होने वाली कमाई थी, और जो उनको उस वक्त थोड़ी बहुत पेंशन मिलती होगी स्वाधीनता सेनानी के नाते, तो उस पर केवल हमारा अकेला अधिकार नहीं था, बल्कि हमारे आश्रम में, मेरे पिता के द्वारा स्थापित आश्रम में जो अन्य अंतेवासी या जो अन्य बच्चे रहते थे, उन सब का पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनका भोजन, उनके कपड़े, उनकी उसी कमाई से होता था। और हमें इसका कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा, क्योंकि मेरे पिता ने कभी हमें अभाव महसूस नहीं होने दिया, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और जैसा मैंने कहा कि मेरी तालीम के प्रति, मेरी शिक्षा के प्रति वो हमेशा सजग रहे, और वो हमेशा ढूंढते रहते थे कि कहाँ मेरे लिए अच्छा कोई कॉलेज मिले, कहाँ मुझे अच्छे शिक्षक मिले। वो मुझे मिले, और दर्जा 1 से लेकर और अपनी पीएचडी मैंने जो अधूरी छोड़ दी, वहाँ तक मुझे अच्छे गुरुओं का स्नेह मिला। और आज भले वो नहीं हैं, लेकिन मुझे उनका स्पर्श, उनका स्पंदन मुझे अपने जीवन में महसूस होता है। और मैं फिर से अपनी बात का समापन इसी बात से करना चाहूँगा कि मुझ में जो भी उजाला है वो उनकी देन है, और जो मुझ में अंधेरा और जो धुआं है वो मैंने खुद अर्जित किया है।